अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन है कुरान पाक का गुलाफ तैयार करना। उसके लिए मैंने क्या कर लिया है, ऑलरेडी चेन्स बनानी होती है तो मैंने चेन बना ली है। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से 60 चेन्स बनाई हैं, ठीक है। सारी 60 चेन्स बनाकर फिर 3 एक्स्ट्रा चेन्स बनाई हैं और जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना लिए। 3 चेन्स बना लेने के बाद यहाँ से जो फोर्थ वाली होती है स्पेस, वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना लिया और थ्रू आउट इस लाइन में मैं डबल क्रोशेट बना रही हूँ। डबल क्रोशेट थ्रू आउट एंड तक 60 डबल क्रोशेट्स हो जाएंगे मेरे पास। मैं अभी आपको मेजर करके बताती हूँ कि ये कितने इंचेस होगा। उसके साथ साथ फिर मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ। सबसे पहले मैंने चेन्स बनाई है ना, तो चेन बनाने के साथ ही मैंने इसको मेजर कर लिया। इस चेन को इसके साथ मेजर कर लिया। मुझे चाहिए 7 इंचेस एंड 2 इंचेस एक्स्ट्रा ना। तो मैंने यहाँ तक इसको जैसे ही चेन बनाई है 60, उसके बाद मैंने मेजर कर लिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ तक 9 इंचेस आ रहे हैं पूरे। 60 चेन के ऊपर मेरे 9 इंचेस पूरे आ रहे हैं। तो यहाँ तक उस कुरान पाक की एक साइड है चौड़ाई है, और ये जो 2 इंचेस एक्स्ट्रा हैं ये उसकी विड्थ है, जो नीचे की तरफ होती है विड्थ, वो है, ठीक है। मोटाई उसकी जो होती है वो है, ये उतनी होगी, और ये बाकी जो होगी ये उसके ऊपर वाला एरिया सारी चौड़ाई होगी। इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ यू कैन इजीली सी दैट, ये देखें यहाँ पे ज़रा सा फ़र्क आ रहा है, माइनर सा बड़ होने का 2 स्टिचेस का, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब 7 इंचेस मेरी जो कुरान पाक है उसका 7 इंचेस है। यहाँ से ये विड्थ ना, ये जो एरिया है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बुक ले लेती हूँ। ये बुक है कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से। तो ये जो चीज़ है ना, ये उस कुरान पाक की 7 इंचेस है, ठीक है। यहाँ वो 7 इंचेस है। तो बाकी ये जो पीछे बैक वाली साइड है ना कुरान पाक की, वो 2 इंचेस है। तो 7 के बाद 2 इंचेस, ठीक है। इतनी उसकी मोटाई है, विड्थ है ये यहाँ तक। तो हमने अब जो बनाना है 7 इंचेस तक हमने यहाँ ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और बाकी की ये जो 2 इंचेस है ये हमने नीचे की तरफ बनाने हैं ना। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो हमने क्रिएट करना है। अब 7 इंचेस तक किस तरह से मैं बना लूँगी, इतने स्टिचेस काउंट कर लें जितने 2 इंचेस में आते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन जो स्टिचेस हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ, और उसके बाद ये इनको मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। इनमें मैंने मतलब जो मैं यहाँ से बना रही हूँ बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ तक मैं और स्टिच बनाऊँगी, यहाँ से ऊपर जितना भी आहर तक जाएगा वो मैं डबल क्रोशेट ही बनाऊँगी, ठीक है। जिसकी विड्थ था और इसको मैं डबल क्रोशेट ही बनाऊँगी। जबकि इधर 16 से इधर मैं क्या बना लूँगी, अपनी मैं शेल स्टिच वाला बनाना चाह रही हूँ। ये जैसे पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, तो मैं वो वाला स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ से इस तरफ ये वाला होगा, शेल स्टिच होंगी, और यहाँ इस तरफ क्या होगा, सारे सिर्फ डबल क्रोशेट्स होंगे। अब ऐसे है कि फर्स्ट 3 चेन्स बना के उसी सेम स्पेस में आपने डबल क्रोशेट बना लेना है, उसके नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशेट बना लेना है। अब शेल स्टिच बनाने के लिए मैंने 4 वाली साइड स्टिच बनानी है, और उसके साथ मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। तो उसके लिए फ्रंट पोस्ट तो नेक्स्ट रो में बनेगा, इस रो में भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट से ही बनाऊंगी। यहाँ 2 स्पेसेस स्किप करनी है, तो यहाँ पे आपने डबल क्रोशेट्स बना लेने हैं, 2 सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट्स, 1 चेन
देन सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट्स, 1 एंड 2, 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में, चेन, देन 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में। ये शेल स्टिच है हमारे पास। अगेन मैं बनाती हूँ, 2 चेन स्पेसेस स्किप करके यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट बनाएं, फिर 2 स्पेसेस स्किप करके यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट शेल स्टिच बना लें, 2 पेयर्स वाली, 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में, 1 चेन एंड अगेन डबल क्रोशेट इन द सेम स्पेस। स्किप करें 2 स्पेसेस, वन 2 स्किप करके फिर डबल क्रोशेट शेल स्टिच बनानी है। डबल क्रोशेट, अगेन 2 स्पेसेस स्किप करके फिर थर्ड वन में शेल स्टिच, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, अगेन 2 डबल क्रोशेट्स, 1 एंड ये 2। इसी तरह एंड तक ये प्रोसेस रिपीट कर लें। ये शेल स्टिच वाली मेरी रो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखें मैंने कोई स्पेस स्किप नहीं की और आखिरी जो शेल स्टिच मैंने बनाया है कोई स्पेस स्किप नहीं की और आखिरी सब में डबल क्रोशेट बना लिए। ये अब इस तरह से आप देख सकते हैं शेल स्टिच को। यहाँ से पहले 3 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशेट, और ये पूरी जो है वो 7 इंचेस तक बनी है। जो मतलब शेल स्टिचेस है ना वो 7 इंचेस तक ही बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 चेन्स बनाकर सेम स्पेस में एक स्टिच बनानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये जितनी हैं डबल क्रोशेट्स इतने तो बनेंगे। जो सबसे लास्ट डबल क्रोशेट है उसमें मैंने क्या बनाना है, फ्रंट पोज डबल क्रोशेट। फ्रंट पोज डबल क्रोशेट की टर्म डबल क्रोशेट, ये जस्ट फ्रंट पोज है। ये आपसे मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। जस्ट आई एम नियर दैट। अब ये और ये नेक्स्ट, ठीक है। इस शेल स्टिच के साथ शेल स्टिच यहाँ पर एक और मैं बना लेती हूँ डबल क्रोशेट। ठीक है, ये हमारे पास डबल क्रोशेट हो गई। ये जो शेल स्टिच लास्ट है उसके साथ वाला जो डबल क्रोशेट है, लास्ट शेल स्टिच के साथ वाले डबल क्रोशेट को मैं फ्रंट पोज डबल क्रोशेट बनाऊंगी। फ्रंट पोज डबल क्रोशेट, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसको फ्रंट पोज डबल क्रोशेट बनाने का तरीका ये होता डबल क्रोशेट ही है। जस्ट हम वैसे स्टिचेस जहाँ से लेते हैं ना, ऊपर से इन 2 होल्स के नीचे से नहीं, इस इधर से लेते हैं नॉर्मल स्टिचेस। जबकि फ्रंट पोज में हम क्या करते हैं, जो हमने ये हुक है इस स्टिच की बैक पे इंसर्ट करनी है। क्लियरली नज़र आ रहा है आपको? तो ये देखें, ये जो हुक है थ्रेड हुक पे लिया और यहाँ नीचे से इसको हुक को इंसर्ट करना है इस स्टिच की बैक से, और धागे को पुल आउट कर लिया। पुल आउट करने के बाद डबल क्रोशेट बना लिया, जिस तरह हम डबल क्रोशेट बनाते हैं।
ये फ्रंट पोज डबल क्रोशेट है। नेक्स्ट में मैं दोबारा बताती हूँ। अब शेल स्टिच है तो वही सेम शेल स्टिच थ्रू आउट ऊपर तक हम शेल स्टिच ही बनाएंगे 10 इंचज़ तक। 1 2 और 4 वाली ही बनानी है, मतलब 2 पेयर्स, 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रंट पोज डबल क्रोशेट। अब यहाँ आखिर तक ये जो डबल क्रोशेट है इधर हमने सब ने इस रो में फ्रंट पोज डबल क्रोशेट बनाना है। अगेन अब यहाँ से देखें, अब आपको खाली जगह भी अच्छी खासी नज़र आ रही होगी। ये जो बैक साइड है हमने हुक धागे को हुक पर लिया और यहाँ इसकी बैक साइड से निकालना है। धागे को पुल कर लिया और यहाँ से हुक को इंसर्ट कर लिया और ये फ्रंट पोज डबल क्रोशेट इसको बोला जाता है। ये इस तरह से बनाई जाती है। फ्रंट पोज डबल क्रोशेट फ्रॉक्स, स्वेटर्स वगैरह की डिज़ाइनिंग में काम आती है और इसके अलावा बॉर्डर्स बनाने में, फ्रंट पोज और बैक पोज, ठीक है, बॉर्डर्स बनाने में काम आती है। स्वेटर्स हो गई या ग्लव्स वगैरह हो गई, उनके बॉर्डर्स मतलब कलाई से जिस तरह बनाते हैं, और स्वेटर्स की आगे से जो बॉर्डर बनती हैं वहाँ पे। और इसके अलावा ये डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे अब मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये डिज़ाइन बन जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको क्लियरली नज़र आता जाएगा। इसी तरह आगे पूरी रो में मैं डबल क्रोशेट, सेल्फ स्टिच और फ्रंट पोज डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें कि ये अब सबसे लास्ट है, तो यहाँ पे फ्रंट पोज डबल क्रोशेट बना लेने के बाद मैंने ये जो नेक्स्ट 2 बनाई थी, एक चेन स्पेसेस हैं और एक डबल क्रोशेट है, उनको एज इट इज़ बना लेना है, ठीक है। डबल क्रोशेट और देन यहाँ पे जो चेन स्पेसेस है उसमें भी डबल क्रोशेट बना लेना है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए चेन 1 2 चेन्स बना के काम को यूँ टर्न करते हैं, ठीक है। उधर मोड़ लिया, उधर मोड़ने के बाद इधर से डबल क्रोशेट बना लिया, ठीक है। डबल क्रोशेट यहाँ पे सेम स्पेस में डबल क्रोशेट बनाया जाता है। अब ये जो अब उसके बाद सेकंड डबल क्रोशेट है उसको भी डबल क्रोशेट ही बनाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वो है बैक पोज डबल क्रोशेट। जो पहले फर्स्ट पोज डबल क्रोशेट और देन बैक पोज डबल क्रोशेट। उधर इस रो में हमने क्या बनाया ये सारा आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, फ्रंट पोज डबल क्रोशेट है। अब चूँकि हम इस साइड पे यूँ काम करने वाले हैं तो हमारा बैक पोज बनाने का मकसद ये है कि जब हमारी रो बैकवर्ड से आती है तो वो बैक वाला टांका दे रही होती है, ठीक है, नीटनेस नहीं दे रही होती। तो हमने ये वाला तो रखना ही रखना है। अब हम इसको पीछे वाली तरफ बैक पोज नहीं, फ्रंट पोज नहीं बना सकते। अब हमारा काम तो यूँ हुआ हुआ ना, ठीक है। जब हमारा काम यूँ हुआ हुआ तो हम फ्रंट पोज बनाएंगे तो हमारे तो साइड ही उल्टी हो जाएगी, एक साइड सिंपल आ जाएगी, एक साइड एक लाइन जो है वो हमारी फ्रंट रो की आ जाएगी, एक बैक रो की आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे अब जो नेक्स्ट रो में ये करना चाह रही हूँ, इधर इसका मकसद, अब मैं क्या बनाऊँगी इस जगह को, ये जो फ्रंट पोज डबल क्रोशेट है इस रो में मैं यहाँ पे बैक पोज डबल क्रोशेट बनाऊँगी। यहाँ पर क्या बनाऊँगी, बैक पोज डबल क्रोशेट। इस काम को टर्न करते हैं। अब बैक पोज डबल क्रोशेट में क्या है, जैसे फ्रंट पोज में आगे से फ्रंट की साइड से यहाँ से लिया जा रहा था, हुक को इंसर्ट किया जा रहा था, तो यहाँ से हमारे पास इसमें क्या है, ये देखें हुक को, यहाँ देखें कैसे किस तरह से ये बनाया जाता है। हुक को पे धागे को लिया है डबल क्रोशेट ही, ये देखें। अब ये जो डबल क्रोशेट था ये है ना, इधर से उसकी बैक साइड से इंसर्ट करना है। हुक यूँ जाएगी और यहाँ से उसकी इस साइड पे ही हुक को इंसर्ट किया ऊपर तक, यहाँ देखें। जब यहाँ ये डबल क्रोशेट है जो उधर से फ्रंट पोज है, उसकी बैक साइड पे ही हुक को इंसर्ट किया, उसके ऊपर नहीं किया, उसके साइड पे नहीं किया, यहाँ से करके हुक को इंसर्ट करके उसी साइड बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे पुल किया, जब पुल किया तो यहाँ पे क्या है, 3 आ गई हैं, तो फर्स्ट 2 लूप्स में से हुक को पुल आउट कर दिया और सेकंड 2 में से भी कर लिया। ये बैक पोज डबल क्रोशेट है, ठीक है। नेक्स्ट शेल स्टिच है, तो शेल स्टिच हमने वैसे ही बनानी है,
शेल स्टिच बना के अगेन बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो अब यहाँ से आपको ज़रा क्लियरली देख लें, ये साइड है तो यहाँ से हुक को इसकी बैक से, जैसे हम वहाँ से करते हैं तो भी यूँ बैक पे ही आता है, तो यहाँ से हुक को इंसर्ट किया और जस्ट पुल करके ऊपर कर लिया, इतना ऊपर होकर यहाँ से धागे को पुल आउट किया और यहाँ से इन दोनों में से किया, तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। अब ये बैक वाली साइड पर नज़र नहीं आ रहा, फ्रंट वाली साइड पे ये किस तरह से नज़र आ रहा है, जैसे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था। इसी तरह से रो थ्रू आउट कंप्लीट कर लें। मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है, शेल स्टिच वाली, फ्रंट बैक पोस्ट डबल क्रोशेट वाली। तो ये देख लें आप, यहाँ पे डिज़ाइन हमारा प्रॉपरली शो हो रहा है कि किस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट हमें साथ होगा, किस तरह से काम करेगा। अब ऑलमोस्ट मैंने 10 इंचेस मैंने इसकी हाइट करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, हाफ़ जो मैं बनाऊंगी वो इस कलर का बनाऊंगी और हाफ़ में ऑफ वाइट का बनाऊंगी, ऑफ वाइट का बनाऊंगी, ठीक है। तो हाफ़ में कंप्लीट करने के बाद वाइट जब लगाऊंगी, कलर ज्वाइन करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से नया कलर ज्वाइन कर। तो ये देखें मेरी ये रो कंप्लीट हो चुकी है डबल क्रोशेट से, और यहाँ पे अगर मैं इसको रखूँ तो ये भी उतनी ही आएगी डबल क्रोशेट की रो 7 इंचेस की, ठीक है। नहीं आ रही हो आपकी तो भी आपने क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है कि पूरी आ रही है कि नहीं आ रही, इंच टेप को यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है 46 डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए मैंने यूँ इसको टर्न कर लिया, टर्न करने के बाद 3 चेन्स और उसमें 2 चेन्स और उसमें फर्स्ट सेम स्पेस में डबल क्रोशेट बनाया है, ठीक है। अब 1 चेन और 1 चेन और 2 चेन, और यहाँ 2 चेन्स को स्किप करके नीचे से भी 1 2, यहाँ पे क्या बनाना है मैंने, डबल क्रोशेट। देन अगेन 2 चेन, 2 चेन स्टिचेस नीचे से स्किप करनी है और यहाँ पे बना दिया डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशेट, चेन 1 चेन 2। इसी तरह से मैं रो कंप्लीट कर लूँगी, बल्कि रो क्या एंड ऊपर तक मैं यही जो मेथड है वो लेकर जाऊँगी, यही पैटर्न लेके जाऊँगी। चेन 1 एंड चेन स्टिच 1 स्टिच 2 और नेक्स्ट स्पेस थर्ड में जाके डबल क्रोशेट, 2 स्किप करनी है, 2 चेन्स बनानी है और 2 में डबल क्रोशेट बना लेने हैं, ठीक है। चेन 1 2, उसी तरह नीचे से 2 को स्किप करें और आगे डबल क्रोशेट बना लें। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लें। चेन 1 एंड 2, ये देखें 2 चेन्स बनाई थी, फिर एक डबल क्रोशेट सेम स्पेस में, 2 चेन, नीचे 2 चेन स्किप की और नेक्स्ट दोनों स्पेसेस में एक एक डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और दोनों स्पेसेस नीचे से स्किप किए हैं, फिर डबल क्रोशेट, 2 चेन और नीचे से दोनों स्पेसेस को स्किप किया है। इसी प्रोसेस को आखिर तक कंप्लीट कर। यहाँ एंड तक मेरी ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रो के लिए मैंने 2 चेन्स बना लिए और सेम स्पेस में डबल क्रोशेट बनाना है। सेम स्पेस में डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब यहाँ हमारे पास एक स्पेस आ रही है, उसमें मैं कोई डबल क्रोशेट नहीं बनाऊंगी, बल्कि 2 चेन्स बना के नेक्स्ट स्पेस में, बल्कि यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि एक स्किप हो रहा है, उस स्किप होने की वजह से फिर बहुत गड़बड़ आएगी। यहाँ पर एक डबल क्रोशेट और बनाना पड़ेगा और अब 2 चेन्स बना के वही प्रोसेस। अब जो डबल क्रोशेट बनाना है ना, आपने यहाँ पे बनाना है खाली स्पेस में, आप उसके ऊपर नहीं बनाना। अब जहाँ से ऊपर आएगा वहाँ से वो स्किप हो जाएगा। देखें ये डबल क्रोशेट की 2 स्टिचेस हैं और ऊपर से उसकी जगह खाली आ गई। इसी तरह अब 2 चेन्स, यहाँ इसके ऊपर 2 चेन्स आ गई और नेक्स्ट क्या आ गया, डबल क्रोशेट होल में। Two chains and there is space,
डबल क्रोशेट, अगेन इन द होल स्पेस। यही प्रोसेस ऊपर तक एंड तक मैं लेकर जाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट करके उसके बाद दिखाऊंगी। यही प्रोसेस जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यही मैंने आखिर तक ऊपर तक लेकर जाना है, यही पैटर्न लेकर जाना है। दस इंचेस मैंने इसी पैटर्न के बनाने हैं। आप बैक साइड किसी भी तरह के बना लें, मैं इसकी बना रही हूँ तो मैंने इस तरह का ही प्रेफर कर रही हूँ, तो खुद ही मैं इस तरह की बैक साइड इसकी बना रही हूँ। इस डिज़ाइन से इस पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इसकी लेंथ वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है। 7 इंचेस की 7 इंचेस ही है, इसकी कोई लेंथ वगैरह यहाँ से कम नहीं हुई, ठीक है। मतलब ज़रा सा आगे फ़र्क पड़ा, वो यहाँ से आगे हो गया था मुझसे। तो ये देखिए 7 इंचेस ही है, तो इस तरह से कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ये मैंने खींची हुई भी नहीं है, बिल्कुल सीधी जगह पे रखी हुई है। तो यही डिज़ाइन में ऊपर तक यहाँ 10 इंचेस तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो बैक वाला पीस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप, इस तरह से दरमियान में मैंने वाइट कलर इस्तेमाल किया और ऊपर नीचे वही सेम कलर इस्तेमाल किया, और इसके बॉर्डर्स पे मैंने ये सारी सिंगल क्रोशेट स्टिच बना ली है। ये सारी सिंगल क्रोशेट स्टिच मैंने बॉर्डर्स पे बना ली है। अब जो है मैंने इस साइड को, ये पूरा मेरा 10 इंच है और ये मेरा 7 इंच है, ठीक है। यहाँ पे वाइट की तरह वो ऊन में फ़र्क है तो इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये है 7 इंचेस ही है। अब यहाँ पे मैंने धागा ले लिया। अब मैंने इस पीस को इसके साथ ज्वाइन करना है, और ये मैंने जो है वो इस तरह की ऊन की सुई है, ये इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। इस तरह से डाल के अब ये इसकी फ्रंट वाली साइड है, ठीक है। फ्रंट वाली साइड को ऊपर वाली तरफ ही रखना है, और यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। लूप से लूप में हम जोड़ते जाएंगे, यहाँ से इसकी लूप्स देके वहाँ पे अब जोड़ते जाएंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं विदाउट एनी डिले। देखिए ये लूप है यहाँ पे, ठीक है। इस लूप के सेकंड लूप में मैं ये बनाती जा इसको ज्वाइन करती जा रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ। यहाँ इधर से एक लूप ले लें, एक लूप इधर से ले लें, ठीक है। ऊपर वाली दोनों साइड्स की लूप ले लें और यहाँ दोनों को ज्वाइन करते जाएं। आपको कोई भी सिलाई की ट्रिक आती है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये देखें हमारा ये ज्वाइन होते जा रहे हैं दूसरे के साथ। यहाँ देखें ये 2 लूप्स हैं, इनमें सेकंड वाली लूप में मैं हूँ सुई को इंसर्ट कर रही हूँ, और यहाँ से भी ये 2 लूप्स हैं तो ऊपर वाली लूप में इंसर्ट कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारे पास दोनों साइड्स ज्वाइन हो रही है। इसी तरह से मैं ऊपर तक इसको कंप्लीट कर लूँगी। जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ से सारा ज्वाइन कर लिया है। इस तरफ से आप देखें तो यहाँ इस किस्म की शेप आ रही है, ठीक है। ये जहाँ से मैंने इसको ज्वाइन की है, ये देखें तो यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हमने इस धागे को हाइड कर देना है, ठीक है। धागा हाइड कर देना है
हाइड करेंगे तो धागा बिल्कुल यहाँ अंदर की तरफ मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ देखें, आपको कोई धागा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने कहाँ पे वैनिश किया। तो इस तरह से आपने अंदर उसको हाइड कर देना है, ठीक है। अब हम जो है, जैसे ये मैंने इसके कॉर्नर बनाए हैं, वो बनाना सीखते हैं कि इस साइड पे हम कॉर्नर कैसे बनाएंगे। अब ये इस तरह से, ये है गुलाफ कुरान पाक का है, तो इसकी ये चीज़ कुरान पाक की मोटाई के हिसाब से, बाकी जो है ये बराबर है। ये बुक तो इतनी बुक की विड्थ नहीं है इस बुक की, तो जिस कुरान पाक का मैं बना रही हूँ उसकी उतनी विड्थ है, ठीक है। यहाँ देखें तो इस कॉर्नर को तब बना रही हूँ मैं कि ये बुक हमारी इस तरह से सेट आ जाए उसमें, ठीक है। ये देखें यहाँ से इस वजह से जब सेटिंग में आती है ना तो ये खुलता नहीं है। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा रखूँ ना तो ये बिल्कुल, जब हम बंद करेंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाती है। इस वजह से मैं इसको ऐसे बंद करती हूँ। हालांकि इंटरनेट पे या बाकी कहीं भी आपको जो इस तरह के बुक कवर मिलेंगे उनकी सेटिंग ऐसे नहीं होगी, वो प्रॉपरली बंद होंगे। अगर इस साइड से देखा जाए तो ये चीज़ अभी तो बैठ जा रही है, लेकिन कुरान पाक के हिसाब से ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यूँ ये इधर से यहाँ पे आ जाएगा, और जब इसको अंदर करूँगी तो वो अंदर से क्लोज़ हो जाएगा। अब इसको अंदर कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं, ये कॉर्नर्स कैसे बनाते हैं, ये मैं स्टार्ट करती हूँ। ये धागा एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं इसको काट लेती हूँ। सबसे पहले धागे को नॉट लगा लें। न्यू धागा ज्वाइन करते वक्त अगर नॉट लगा के किया जाए तो बहुत बेस्ट रहता है, अगर इसके बगैर किया जाए तो बेस्ट नहीं रहता। अच्छा, बिल्कुल कॉर्नर पे मैं इसको हुक को इंसर्ट करूँगी और यहाँ पे इस चेन के साथ मैं इस लूप को बना लूँगी, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, डबल क्रोशेट स्टिच बना लेनी है थ्रू आउट एंड तक। हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनानी है, सॉरी, यहाँ से एंड तक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बना लेनी है, एक रो पूरी, कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं है। हर स्टिच आपके पास नीचे, क्योंकि सिंगल स्टिच बनी हुई होती है, इस वजह से हम लास्ट तक जितना भी चाहें कर सकते हैं, तो बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। किसी एक भी स्टिच में आपने डबल बार नहीं डालना। हाफ डबल क्रोशेट स्टिच में फिर बता देती हूँ, इस तरह से लूप लेते हैं हुक पे और उसको इंसर्ट करते हैं, और इन 3 लूप्स आ जाती है ना। अब हुक पे 1 2 3, इन तीनों में से एक ही टाइम में इंसर्ट करके हुक से निकाल लेते हैं धागे को। यहाँ मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है, ज़रा देखें अगर, तो यहाँ पे आप देखें ये सारा मैंने हाफ डबल क्रोशेट स्टिच यहाँ से एंड तक बना ली है। अब इस कॉर्नर को मैंने बनाना है, तो यू कॉर्नर को हमने बंद करना होता है। तो ये जो कॉर्नर के बाद पहली स्टिच आ रही है, यहाँ पे मैं स्प्लिट स्टिच बना लूँगी। स्प्लिट स्टिच में दोनों एक साथ टर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा आप कॉर्नर की शेप मुड़ी है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक चेन बनाएं, और चेन बनाने के बाद अब इस तरह से काम को टर्न कर लेना है और दोबारा हाफ डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाने हैं। अब हाफ डबल क्रोशेट स्टिचेस कुछ स्पेस के बाद स्किप करने, मतलब डिक्रीज़ करने हैं आपने। जैसे अभी मैं 8 या 10 के बाद आपने इनको डिक्रीज़ कर देना है। 8 या 10 स्टिचेस के बाद एक डिक्रीज़ करना है। जैसे अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 स्टिचेस हो गए और 11 स्टिच में मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी। जैसे ये इंसर्ट किया, ये डिक्रीज़ करने के लिए हम दोनों को एक टाइम पे हम कर रहे होते हैं। अब
आगे नेक्स्ट वो नहीं बनानी थी, फर्दर प्रोसीड करती हूँ। 10 स्टिचेस के बाद एक डिक्रीज। इस तरह करते करते आपने रो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे मैं डिक्रीज दूंगी। नेक्स्ट यहाँ अगेन मैं डिक्रीज करने वाली हूँ। बस आपने स्टिचेस को काउंट डिक्रीज करना है जितना भी करना है, ताकि इक्वली डिक्रीज हो, पूरे उस पर इक्वल इफ़ेक्ट जाना चाहिए। किसी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट पे कम या ज़्यादा का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, चाहे आप इंक्रीज़ कर रहे हो जब या डिक्रीज़ कर रहे हो। एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया करें। कुछ स्टेजेस के बाद इंक्रीज करना है, कुछ स्टेजेस के बाद डिक्रीज़ करना है। उससे आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, चाहे कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं। अगर एक पैटर्न नहीं फॉलो करते, अगर एक ही जगह से आप डिक्रीज़ करने लगते हैं तो वो डिक्रीज़ आपको वाज़ेह प्रोमिनेंट नज़र आता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी एक ही जगह से इंक्रीज़ करने से वो इफ़ेक्ट भी प्रॉपर नज़र आता है। तो इसलिए इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, काउंटिंग का ख्याल आपने रखना है। तो ये चीज़ का ध्यान आपने लाजमी रखना होता है। अब यहाँ से लास्ट स्टिच है और ये लास्ट स्टिच ऊपर वाली स्टिच के साथ स्प्लिट स्टिच हो चुकी है। वन चेन इंसर्ट करें और नेक्स्ट स्पेस में भी स्प्लिट स्टिच मैंने कर दिया। स्प्लिट स्टिच करने के बाद अगेन मैं ले रही हूँ स्टेप, और इस स्टेप में ये कॉर्नर की तरफ एक सिंगल स्टिच, ठीक है। इस सिंगल स्टिच की तरफ की देखिए वो बन गया हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में भी मैं सिंगल स्टिच ही लूँगी और उससे नेक्स्ट में भी मैं सिंगल स्टिच ही लूँगी। देखिए कॉर्नर बन चुका है, ठीक है। ये कॉर्नर की शेप आ गई है। अब इससे नेक्स्ट फर्दर आपने हाफ डबल क्रोशेट ही लेना है और उसमें भी आपने डिक्रीज़ करना है। 8 के बाद या 8 के बाद आप डिक्रीज़ कर लें। 8 के बाद 8 स्टिचेस के बाद डिक्रीज़। यहाँ पे नीचे डिक्रीज़ था तो मैं थोड़ा आगे जाके डिक्रीज़ कर लेती हूँ। डिक्रीज़ के ऊपर डिक्रीज़ नहीं करना, नेक्स्ट 2 स्टिचेस बाद चले जाएं, एक स्टिच बाद चले जाएं। अगर डिक्रीज़ के ऊपर डिक्रीज़ करेंगे ना तो वो भी अच्छा खासा इफेक्ट नज़र आता है। अगेन यहाँ पे मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ। कि डिक्रीज़ करने का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों करते हैं, रीज़न क्या है इसके आगे, ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे नॉर्मल आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर आप बना कर ट्राई कर लें, ठीक है। बिना डिक्रीज़ किए आप ये इसकी अंदर वाली साइड बनाएं कवर की और ये कॉर्नर बनाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी शीट अगर बुक है, कवर है, या कुरान बुक कवर है, कुरान पाक है, डायरी है, कुछ भी है, तो जब आप वो क्लोज़ करेंगे, बंद कर रहे होंगे, तो वो ऊपर को बाहर को आ जाएगा, ठीक है। जब तक वो कुरान खुला भी होता है तो भी वो उससे उतरने लगता है। इस वजह से ये डिक्रीज़ करने वाली टेक्निक तो मैं बज़ात खुद इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कहीं देखी नहीं है कि इसके कवर को क्लोज़ करते वक्त डिक्रीज़ वाला ऑप्शन आया हो, तो मैं खुद ही ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने माशाल्लाह से काफ़ी बना चुकी हूँ कुरान पाक के ग़िलाफ़। तो मुझे ये आइडिया हो चुका है कि किस तरह से इसको रखना है।
अच्छा, ये लास्ट स्टिचेस आ गई यहाँ से कॉर्नर की, तो यहाँ पे हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, सिंगल स्टिच वाला, 2 सिंगल स्टिच यहाँ और एक इसके साथ क्लोज में, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखें अगर तो ये थोड़ा थोड़ा सा तनाव सा आपको इस लाइन में नज़र आ रहा होगा, देखिए हल्की सी फुल्की खिंची हुई नज़र आ रही है और कॉर्नर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। बस अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारी लास्ट लाइन है, इसमें हम मज़ीद डिक्रीज़ करेंगे और हमारा जो स्टेप है ये लास्ट है और कंप्लीट हो जाएगा कवर, ठीक है। यहाँ स्प्लिट स्टिच नेक्स्ट स्टिच के साथ, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन जो है वो स्प्लिट, ये हाफ, क्या नाम है इसका, सिंगल स्टिच ये बनानी है। यहाँ से इसको भी डिक्रीज़ करके बनानी है, ठीक है। यहाँ जो 2-3 स्टिचेस आप बनाएंगे ये डिक्रीज़ में बनाएंगे, देखिए जब डिक्रीज़ में बनाएंगे तो अच्छी खासी शेप प्रॉपर हो के आ गई है। अब नेक्स्ट आपने सारी सिंगल स्टिच बनानी है और 6 के बाद या 7 या 8 के बाद जो है जाके डिक्रीज़ कर देना है स्टिचेस के बाद। मैं 6 स्टिचेस के बाद जाके इसको डिक्रीज़ कर रही हूँ। सिंगल स्टिच को भी डिक्रीज़ करने का वही तरीका है, आप दोनों में से सेम टाइम पे इंसर्ट करें हुक और दोनों में से एक ही टाइम पे निकाल लें। मैं नेक्स्ट डिक्रीज़ में आपको दिखाती हूँ किस तरह से डिक्रीज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हुक को इंसर्ट किया, ये सिंगल स्टिच में डिक्रीज़ है। अगेन स्पेस में हुक को इंसर्ट किया, अब ये तीनों लूप्स उस पर आ गए, तीनों पे एक साथ लगा लिया, तो ये इस तरह एक डिक्रीज़ आ गया। अच्छा, मैं उसको भूल गई, दोबारा डिक्रीज़ तो नहीं दे रही हूँ। 2 3 4 5, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसका ध्यान रखना है और जब टाइट करेंगे तो ऐसे ही टाइट हो जाएगा ये डिक्रीज़ करने से। कोई भी स्टेप अगर फास्ट है आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरे फर्दर लिंक्स इससे रिलेटेड, स्टिचेस से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। उन लिंक्स में बिल्कुल इजी एंड स्लो स्टेप्स हैं किस तरह से किसी भी स्टिच को प्रोसेस किया जा रहा है उसके। अब ये लास्ट आ गया तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, डिक्रीज़ करके लूँगी और यहाँ से बिल्कुल फ्रंट और सामने की तरफ भी मैंने क्या करना है, डिक्रीज़ लेना है। तो ये हमारे पास कॉर्नर बन चुका है और सामने वाले की तरफ मैं बिल्कुल स्प्लिट स्टिच लूँगी और यहाँ पे ये देखें 1 चेन और ये आपके कॉर्नर्स, हुक के कॉर्नर्स कंप्लीट। ये देखें, नहीं अभी मैं इसको देखें जब खींच रही हूँ तो कितना फ़र्क पड़ रहा है ना, ये देखें। तो ये मैंने इसी वजह से किया है कि बुक के ऊपर जब आए तो वो बिल्कुल फिट होकर आए। उम्मीद है आपको आज की ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। मैं इसको थ्रेड को यहाँ से काट लेती हूँ और इस थ्रेड को हाइड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको तरीका एक दफ़ा फिर हाइड करने का बता देती हूँ किस तरह से थ्रेड को हाइड किया जाता है। देखिए जब एक चेन बनाते हैं तो इसको इस तरह से पुल कर लेते हैं पीछे, तो ये निकल के बाहर हो जाता है। और इसको हाइड करने के लिए आपको चाहिए वूलन नीडल लें। जैसे ये नीडल है मेरे पास, मैंने ये नीडल ली, इसमें थ्रेड को डाला, देखिए ये हो गया। अब थ्रेड को हाइड कैसे करना है, हाइड लाजमी करना होता है और ज़रा इतना धागा छोड़ा करें, बेशक इतना लंबा ना छोड़े, मैंने ज़्यादा छोड़ दी, इतना सा धागा छोड़ दिया करें, इतना सा जिसमें थ्रेड जाए और फिर इसमें नीडल में थ्रेड जा सके और फिर इजीली हम कहीं से भी इसको क्लोज़ कर सकें। अब देखिए यहाँ से इस नीडल को इंसर्ट करें और किसी भी प्लेस पे इसको ले जाएं, ठीक है। ये देखिए मैं इसको अंदर से लेकर जा रही हूँ, ना ये बाहर की तरफ से नज़र आएगा ना ये इस तरफ से नज़र आएगा, ये इन स्टिचेस के दरमियान में हाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं नीडल इस्तेमाल कर रही हूँ नॉर्मल नीडल है, शार्प वाली। तो वैसे जो इसकी नीडल होती है
वो रिबन वाली नीडल है, वो इस्तेमाल की जाती है इसके लिए। यहाँ इस पॉइंट पे जाके आप इसको गिरा लगा लें। अगर आप ये नीडल इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास दूसरी नहीं है तो ये भी बेस्ट है। बस ये है कि इतना होना चाहिए कि ये इसमें से निकल जाए, इसमें धागा आ जाए। और इसका फ़ायदा ये होता है इस नीडल का कि जब हम ये रेशो में से गुजरती है ना वूल के, तो बिल्कुल भी इसके बाहर निकलने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, कि ये बाहर निकलेगी और हो जाएगी, खुल जाएगा हमारा सारा कुछ जो भी हमने बना रखा है। ठीक है, इतना आगे करके गिरा लगा के उसके बाद इसको काट दें। ये हो गया है हमारा कंप्लीट। इसी तरह से ये जो बाकी थ्रेड्स हैं मैं ये भी काट लेती हूँ, इसको भी हाइड कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें इसके ये कॉर्नर्स रेडी हो चुके हैं। इस साइड से अगर मैं इसको डालूँ, तरह से इसकी बैक साइड भी अगर देखी जाएगी, इस वजह से ऐसे हो रहा है कि इसका अपना नहीं है ना, ये बुक जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस तरह से नहीं है। तो जो एक्चुअली ओरिजिनल बुक के ऊपर होगा तो ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके ऊपर प्रॉपरली फिट आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है और यहाँ से देखें तो ये चीज़ आपके सामने जो मैंने अभी बनाई है, ये इसका कॉर्नर्स और ये एजेस ये मैंने अभी बनाए हैं। ये कासिम अली शाह की एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसे एनसाइक्लोपीडिया कैरियर बोला जाता है। इसमें हर बावर्ची से लेकर फलाबाज तक और दुनिया भर में जितने भी कैरियर्स और पेशे वगैरह उनके बारे में सारी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इसमें मौजूद है। और इसके अलावा भी कासिम अली शाह काफ़ी बुक्स हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं, ख़रीद कर सकते हैं और उनको पढ़ के ख़ासा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि ये अब यहाँ पे देखें, आर्ट्स क्राफ्ट एंड डिज़ाइन हर चीज़ की डिफरेंट फील्ड्स हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये ग्रुप आर्ट क्राफ्ट का डिज़ाइन और ग्रुप है। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ रही हैं आपके पास फिर मीडिया की फील्ड है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्स और मार्केटिंग में आ जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और तहकीक, काश्तकारी, हर एक के आगे जितने भी उनके पेशे हैं उनके बारे में सारी मालूमात है। इंजीनियरिंग, तालीमात, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, तिब सेहत, खेल व तफरीह, ये बहुत कुछ है। और आप इस बुक को पढ़ें, बहुत अच्छा, आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और आप जो भी जिस भी पेशे में इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने पैशन के साथ, आपको जब उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी तो आप बहुत इजीली उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। और किसी भी पेशे से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होना तो ज़रूरी है। ये यहाँ से निकल गया है। बाकी ये बात है कि हमारे पास ये बुक कवर कंप्लीट हो चुका है। ये दूसरी बुक के ऊपर मैं आपको पिक्चर भेज दूँगी। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।